जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि जो आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम हो, ठीक है, पेट में 5 नंबर के केवल संविधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूपीएसआई में आपको पता है दोस्तों 22 नंबर का मूल विधि और संविधान ही आता है। उसके अलावा लेखपाल मतलब कि टेट सी टेट सुपर टेट कहीं भी अगर आप पेपर देते हैं तो संविधान से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो उसी के उपलक्ष्य में हम संविधान का मॉक टेस्ट लेकर के आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट जब तक चलता रहे, जब तक आप लोग हमारा साथ देते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लेके आए दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चंस, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीख के जाएंगे दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे या फिर पूछे जाने की संभावनाएं होंगी दोस्तों। वैसे ही क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले बता दें दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो रोज लेकर के आते रहेंगे। और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि दोस्तों आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? भारत का, इंग्लैंड का, अमेरिका का या मोनाको का दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले लिखित संविधान दोस्तों कहां बनाया गया? तो अमेरिका में दोस्तों। कहां पर दोस्तों? अमेरिका में। उसमें केवल और केवल 7 अनुच्छेद थे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों वही बात कर लें कि इंग्लैंड का दोस्तों, तो इंग्लैंड का कैसा संविधान? तो अलिखित संविधान है। क्या? अलिखित संविधान है इंग्लैंड का दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। और भारत का संविधान क्या है? सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है दोस्तों। तो याद रखेंगे सबसे प्राचीन संविधान किसका है दोस्तों? अमेरिका का है। 1787 के ईस्वी के आसपास बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है दोस्तों? तो कौन से देश का है? चीन, भारत, अमेरिका, रूस। दोस्तों अपना प्यारा भारत का क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल आपको बढ़िया मिलते जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों? तो किस एक्ट के तहत की गई दोस्तों? उच्च न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों, ये कलकत्ता में, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 का अधिनियम, या फिर 1793 का चार्टर एक्ट, या फिर 1833 का चार्टर एक्ट दोस्तों। तो आपको बता दें आपका सही ऑप्शंस क्या होगा, किस एक्ट के तहत दोस्तों आपके कलकत्ता का उच्च न्यायालय बनाया गया दोस्तों? तो कौन से? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दिया गया था और 1774 में इसका निर्माण किया गया दोस्तों। और एक चीज और याद रखिएगा कि इस जो न्यायालय था दोस्तों, इसमें 3+1 न्यायाधीश थे, यानी कि 4 न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम क्या था दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। क्या? सर एलिजा इम्पे दोस्तों, जो मेन थे दोस्तों, ठीक है। उनका क्या नाम था? सर एलिजा इम्पे था, ठीक। और दोस्तों जो अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर, स्टीफन व जॉन हाइड थे, ठीक है। चलिए अगला 1774 में स्थापित कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन से दोस्तों? देखिए पूछ लिया गया है। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हमने अभी बताया सर एलिजा इम्पे थे दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। और दोस्तों जो अन्य 3 थे उनका क्या नाम था? तो याद रखेंगे चैम्बर्स, स्टीफन और जॉन हाइड, ये दोस्तों। तो आपके टोटल आप न्यायाधीशों के नाम पता करके 3+1 दोस्तों टोटल कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे, ठीक। कितने? 4 न्यायाधीश थे दोस्तों। और आपको बता दें इसी दोस्तों 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था दोस्तों, इसी के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये भी याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत के लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई दोस्तों? मतलब ईसाइयों को प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई भारत में आकर के दोस्तों। तो कौन सा चार्टर एक्ट था दोस्तों? 1813 का, 1793 का, 1853 का, या फिर 1833 का मेरे दोस्तों? तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? आपको बता दें कि कौन सा है। तो 1813 का चार्टर एक्ट तहत दोस्तों ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई। और दोस्तों इसी के तहत भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी लागू कर दी गई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद आप रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए,
किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया दोस्तों? किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया दोस्तों? तो कौन सा एक्ट था? 1813 या फिर 1793, 1853 या फिर 1833 दोस्तों? तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1833 दोस्तों। इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बता दें कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे दोस्तों। क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। चलिए अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के लिए चयन की खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया दोस्तों? ठीक है, तो खुली भर्ती कब से शुरू कर दी गई थी दोस्तों? किस एक्ट के तहत दोस्तों? तो वो आपका क्या हो जाएगा? 1833 का। क्या दोस्तों? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखें कि यहाँ पे दोस्तों मतलब खुली भर्ती शुरू कर दी गई थी दोस्तों, और भारतीय नागरिकों के लिए दोस्तों खोल दी गई थी 1853 में। ठीक है, तो ये चीजें आप याद कर लेंगे। चलिए अगला है कि भारत के प्रथम ICS कौन थे दोस्तों? भारत के प्रथम ICS कौन बने थे? ICS की परीक्षा किसने पास की थी? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, किरण बेदी या फिर अन्ना रजन मल्होत्रा दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन आपको जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें कि किरण बेदी क्या थी दोस्तों? आपको बता दें ये भारत की प्रथम महिला IPS थी। क्या? प्रथम महिला IPS थी। और वही बात करते अगर अन्ना रजन मल्होत्रा की दोस्तों, तो भारत की प्रथम IAS थी। क्या? IAS थी। और दोस्तों यही अगर बात कर लें कि भारत की प्रथम नेत्रहीन महिला IAS कौन है, तो प्रांजल पाटिल हो जाएंगे। क्या? प्रांजल पाटिल दोस्तों। और एक क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया कि भारत में सिविल सेवा के जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। कौन दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों। क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों क्या है? भारत में सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया दोस्तों? तो कौन सा अधिनियम था जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाने लगा था दोस्तों? ठीक है, तो बताइएगा कौन सा है? 1909 का अधिनियम दोस्तों, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या फिर दोस्तों 1861 का भारत परिषद अधिनियम, या फिर दोस्तों 1858 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम मेरे दोस्तों? तो किसमें कहा गया दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखेंगे इस परिषद को दोस्तों, अधिनियम को क्या बोला गया? मार्ले मिंटो सुधार के नाम जाना गया। देखिए इसका नाम मार्ले मिंटो क्यों पड़ा दोस्तों? उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड से भारत के सचिव बन के आए थे, और मिंटो दोस्तों भारत के वायसराय थे दोस्तों। दोनों के नाम के द्वारा दोस्तों इनका नाम क्या होगा? हाँ, मार्ले मिंटो। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनाए गए थे दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके UPSI में पूछा गया था। तो कौन दोस्तों? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, या फिर सत्येंद्र नाथ टैगोर, या रविन्द्र नाथ टैगोर, या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी दोस्तों। ठीक है, ये वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनाए गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई दोस्तों? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो याद रखना आप 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें दोस्तों किसको दोस्तों? तो याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों कि सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों इसी दिन प्रथम अध्यक्ष के दिन, मतलब प्रथम बैठक को ही दोस्तों इन्हें अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था। संविधान सभा के क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों प्रथम बैठक के दिन ही यानी 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा? 9 दिसंबर 1946 मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाएगा दोस्तों? तो आपके ऑप्शन से सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर HC मुखर्जी, या VT कृष्णाचार्य दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों। आपको बता दें कब बनाया गया दोस्तों? तो 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों स्थायी अध्यक्ष बनाया गया कब से? तो 11 दिसंबर 1946 को, यानी 2 दिन बाद दोस्तों फिर से बैठक
बैठक होती है? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों अध्यक्ष बनाएगा, स्थायी अध्यक्ष दोस्तों। और वही बात कर लें तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे, जिनका नाम क्या था? एच.सी. मुखर्जी दोस्तों। क्या? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी दोस्तों। तो ये दोनों क्या थे? उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। चलिए अगला क्वेश्चन क्या? किस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया दोस्तों? तो किस बैठक में चुना गया? तो आपको बता दें दोस्तों कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 वाले बैठक को दोस्तों। ये दूसरी बैठक थी संविधान सभा की और इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष भी चुन लिया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों। किनको उपाध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है एच.सी. मुखर्जी, दूसरा है वी.टी. कृष्णाचारी और या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। अभी हमने ऊपर बताया है कि दोनों को दोस्तों क्या चुना गया था? संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था दोस्तों? याद रखेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था दोस्तों? किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी, भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को या फिर 24 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1950 दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को ही दोस्तों राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत तथा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति भी चुन लिया गया था इसी दिन। ठीक है, तो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोस्तों दोनों कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे मतलब कि लागू कर दिए गए थे, यानी इनको ले लिया गया था दोस्तों। और एक चीज बता दें कि 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा अपनाया गया था। याद रखेंगे 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 से दोस्तों अपना संविधान लागू कर दिया गया था, यानी संविधान प्रभावी हो गया था दोस्तों। और 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो बनके कब तैयार हुआ? ठीक है, 26 जनवरी 1949 को और लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया दोस्तों? तो राष्ट्रगान जनगण मन दोस्तों किस अधिवेशन में गाया गया? तो आपको बताते हैं ये कब गाया गया दोस्तों? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन दोस्तों। इसके रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता कौन है दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और दोस्तों एक चीज याद रखेंगे कि जो हमारा राष्ट्रगान है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा। कौन कौन से दोस्तों? एक अपने भारत का जनगण मन दोस्तों और एक बांग्लादेश का अमार सुनार बांग्ला दोस्तों। और ये दोस्तों मूल रूप से बांग्ला भाषा में ही थी दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों याद रखेंगे ये कितने सेकंड में गाया था? तो 52 सेकंड लिया जाता है समय दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत को कब अपनाया गया दोस्तों? तो शक संवत को कब अपनाएगा? 22 जुलाई 1947 या फिर 24 जनवरी 1950 या फिर 22 मार्च 1957 मेरे दोस्तों, या फिर अगला आपको ऑप्शन दिखाते हैं 26 नवंबर 1949 दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? जो राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत दोस्तों उसको कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को दोस्तों। आपको बता दें जो शक संवत दोस्तों वो 78 वर्ष का चलता है, पीछे चलता है, समझिएगा। मान लिया हमारा अभी 2021 चल रहा है दोस्तों, ये अंग्रेजी कैलेंडर दोस्तों ये 2021 चला, तो अभी हम देखेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि शक संवत के साथ देखें, शक संवत के साथ देखेंगे कौन सा ईस्वी चल रहा होगा। तो दोस्तों इससे हम 78 घटा देंगे, यानी कि 1943 अभी चल रहा होगा। ठीक है, और दोस्तों विक्रम संवत क्या होता है? वो 57 वर्ष आगे चलता है। विक्रम संवत अगर पूछ ले विक्रम संवत अभी क्या चल रहा है, तो दोस्तों 2021 में 57 हम जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 2078 चल रहा है। विक्रम संवत कौन सा चल रहा है अभी? तो 2078 चल रहा है। और शक संवत कौन सा चल रहा? तो 1943 चल रहा है दोस्तों। मतलब शक संवत हमारा 78 साल पीछे चलता है इस वाले कैलेंडर से, और दोस्तों विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलता है। तो ये चीज आप बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? तो प्रारूप समिति दोस्तों कुल कितने सदस्य थे? तो आपको बता दें इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिनमें दोस्तों अध्यक्ष कौन से थे? तो डॉक्टर अंबेडकर जी। ठीक है, अंबेडकर जी अध्यक्ष थे दोस्तों। और आपको बता दें
हैं इसका गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। अगर सदस्य की बात करते हैं दोस्तों कौन कौन हो जाएंगे, तो देखिए बी आर अम्बेडकर थे और गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे और डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे दोस्तों और एन माधव राव थे जिनकी मृत्यु त्याग पत्र देते थे उन्होंने स्वास्थ्य कारण, तो बी एल मित्र आ गए थे और टी टी कृष्णाचारी दोस्तों डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ले ली थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया दोस्तों, इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। और ये वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा, हम इसका नया पार्ट भी मतलब नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आएंगे दोस्तों। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ अब मिलने वाला है हमारे चैनल पे दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।